नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया सपोर्ट करें। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल कंपाउंड्स। ठीक है, अधातुएं एवं अधात्विक यौगिक। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, फास्फोरस, हेलोजन्स, इनर्ट गैसेस, सल्फर एंड कार्बन। जितने भी अधातुएं हैं जो हमारे ग्रुप्स में पाई जाती हैं, पीरियोडिक टेबल में अधातुएं मौजूद हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये जो जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर्स में बहुत से क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अधातुएं या नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अधातुएं वे तत्व हैं जिनमें धातुओं की तरह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होने, कठोरता और चमक जैसी विशेषताएं नहीं होती हैं। ठीक है, क्या नहीं होता इसमें कि ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। इसमें कुचालक लिखा है, सॉरी, ये जो है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, मतलब कठोर नहीं होते हैं, और धातुओं जैसी चमक इनमें नहीं होती है। ठीक है, इनमें अधातुओं की विशेषताएं क्या हैं, इनके भौतिक गुण। अधिकतर अधातुएं ठोस जैसे कार्बन, गंधक या गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यह चमकदार नहीं होती। अधातुएं भंगुर होती हैं, सॉलिड अवस्था में टूट जाती हैं। देखो, अधातुएं जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं। ठीक है, और कठोरता मतलब जो कठोर रूप में पाई तो जाती हैं, लेकिन ये जैसे ठोस, गैस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें एकमात्र ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये चमकदार भी नहीं होती। अब हम क्या पढ़ते हैं, इनके रासायनिक गुण। अधातुओं के यानी नॉन मेटल्स के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर नकारात्मक आयन बनाती हैं। ठीक है, एनायन बनाती हैं। ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ठीक है, इनके बाहरी कोश में क्रमशः 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यह धातुओं के साथ लवण और जल के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये जब रिएक्शन करती हैं तो धातुओं के साथ रिएक्शन करेंगी, तब ये लवण बनाएंगी और जल के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आदि, ये सभी जो है अधातुएं हैं। ठीक है, अब हम अधात्विक यौगिकों के प्रकार समझते हैं। जो अधात्विक साल्ट होते हैं, है ना, नॉन मेटालिक मिलके जो साल्ट बनाते हैं, उनके प्रकार समझते हैं। तो अम्ल, अम्ल जो होता है, जैसे उदाहरण लेते हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो हैं अधात्विक अम्ल हैं। ठीक है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड भी बनाते हैं ये। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाते हैं। ठीक है, एसिडिक विलयन बनाते हैं। अधात्विक हाइड्राइड, ठीक है, नॉन मेटालिक हाइड्राइड जो होते हैं, इनमें जैसे कौन से हैं, उदाहरण अमोनिया और मीथेन, ये धातुओं और हाइड्रोजन के बीच बने यौगिक होते हैं। ठीक है, धातुओं में जैसे नाइट्रोजन, है ना, कार्बन, ये सब धातुएं हैं। ठीक है, और इनके बीच में अगर हाइड्रोजन के बीच कार्बन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्राइड बनाते हैं और ये जो है अधातु होते हैं। ठीक है, अधात्विक हाइलाइड, तो उदाहरण के लिए CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये अधातुओं और हैलोजन तत्वों से बनते हैं।
ठीक है। अगर अधातुओं का हैलोजन तत्वों से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है कि अधात्विक हाइलाइट्स बनते हैं। इनका उपयोग क्या होता है, जो अधातुएं होती हैं उनका उपयोग जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का उपयोग श्वसन और निर्माण में किया जाता है, उर्वरक निर्माण में किया जाता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतल जल और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल रसायन उद्योग में किया जाता है। इनका निष्कर्ष क्या है कि अधातुएं और उनके यौगिक दैनिक जीवन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन सबसे हल्का और सबसे सरल तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसे तत्वों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है। हाइड्रोजन के भौतिक गुण क्या हैं? यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका घनत्व बहुत कम होता है, वायु से लगभग 14.5 गुना हल्का होता है ये। ठीक है। यह जल में अघुलनशील होता है, ये जल में नहीं घुलता है। इसका पिघलने और उबलने का बिंदु बहुत कम होता है। पिघलने का बिंदु होता है -259 या 259 डिग्री सेल्सियस और उबलने का होता है -252 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हाइड्रोजन के रासायनिक गुण कौन से हैं कि अधात्विक गुण। हाइड्रोजन अधातु है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह धातुओं और अधातुओं के साथ, दोनों के साथ मिलकर यौगिक बना सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पानी बनाता है। ठीक है। हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाता है। ठीक है। अब क्या है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, यह धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है जैसे NaH और CaH2। उच्च तापमान पर हाइड्रोजन विस्फोट करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण उच्च तापमान पर विस्फोटक हो सकता है। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोजन धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है, तो इससे क्या है, कॉपर नाम की धातु अलग हो जाती है। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है ये। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं कुछ, कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम जो है सामान्य हाइड्रोजन है जिसका नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ड्यूटेरियम, इसमें नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्रिटियम में, इसमें नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है। ट्रिटियम क्या होता है, ये रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन के उपयोग कहाँ करते हैं हम? हाइड्रोजन के उपयोग हैं ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन का गैस का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन ईंधन सेल के रूप में। ठीक है। अमोनिया निर्माण में उपयोग होता है। हाइड्रोजन का उपयोग हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने में होता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण करने के उपयोग होता है। तेल और वसा को घी में बदलने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण उसको कहते हैं। नंबर 4 है वेल्डिंग और काटने में ऑक्सी हाइड्रो लौ यानी ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो होती है उससे धातु को काटने और वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। रॉकेट ईंधन में उपयोग होता है इसका, कि रॉकेट ईंधन क्या है कि हाइड्रोजन का तरल रूप रॉकेट ईंधन में उपयोग किया जाता है। और पानी के निर्माण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। ठीक है। इसके विशेष तथ्य ये हैं कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में लगभग 75% तत्वीय द्रव्यमान बनाता है। ठीक है। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड का जो 75% भाग है वो हाइड्रोजन का है। ठीक है। द्रव्यमान इसका, इसे हरित ईंधन माना जाता है क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। नंबर 3, सूर्य और तारों में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 8 और प्रतीक O है।
ठीक है। यह पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 21% भाग बनाता है, मतलब 21% जो पार्ट है पृथ्वी का, वो जो है ऑक्सीजन से है। और जीवित प्राणियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक गैस है। ठीक है। ऑक्सीजन के भौतिक गुण क्या है कि ये रंग और गंध, ठीक है, ऑक्सीजन रंगहीन होती है और गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है। अवस्था, सामान्य तापमान पर यह गैसीय अवस्था में होती है। ऑक्सीजन का घनत्व वायु से थोड़ा भारी होता है। ऑक्सीजन को ठंडा करने पर इसे तरल बनाया जा सकता है, यानी द्रव में बनाया जा सकता है, जो हल्के नीले रंग की होती है। और पिघलने और उबलने का बिंदु है, अगर ऑक्सीजन को पिघलने का बिंदु देखा जाए तो है -218 डिग्री सेल्सियस, और उबलने का बिंदु है -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण क्या है कि ये सक्रिय तत्व है। ऑक्सीजन अत्यंत प्रतिक्रियाशील तत्व है और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाती है। दहन में सहायक, यानी जलने में सहायक है। यह जलने में मदद करती है, क्योंकि लेकिन यह स्वयं नहीं जलती। ऑक्सीजन जो है वो स्वयं नहीं जलती है, लेकिन जलने में सहायक होती है। ठीक है। धातु के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड बनाती है। अधातु के साथ अभिक्रिया करके ये अधातु ऑक्साइड बनाती है। और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये जल बनाती है। ठीक है। अब हम समझते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है और परमाणु क्रमांक 7 है। इसे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है। ये नाइट्रोजन में जो सबसे अधिक पाई जाती है, वो नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। ये, और पृथ्वी के वायुमंडल में इसका प्रतिशत जो है लगभग 78% है। ठीक है, 78%। नाइट्रोजन एक गैसीय तत्व है और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्बनिक यौगिकों का एक अभिन्न हिस्सा है और अम्लीय या बेसिक यौगिकों में शामिल होता है। ठीक है। नाइट्रोजन क्या है कि यह कार्बनिक यौगिकों का एक अभिन्न हिस्सा है और अम्लीय तथा बेसिक यौगिकों में शामिल होता है। ठीक है, क्या है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के भौतिक गुण। नाइट्रोजन के भौतिक गुण जैसे नाइट्रोजन गैस रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन होती है। ठीक है। अवस्था इसकी है सामान्य तापमान और सामान्य दबाव पर यह गैस के रूप में होती है। घनत्व, यह वायु से थोड़ी हल्की होती है। पिघलने और उबलने का बिंदु इसका जो है वो पिघलने का बिंदु है -210 डिग्री सेल्सियस और उबलने का बिंदु है -196 डिग्री सेल्सियस। विकिरण यानी रेडिएशन, नाइट्रोजन गैस गैर प्रतिक्रियाशील है और इस पर दबाव डालने से वह बहुत कम रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। ये ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये अभिक्रियाशील गैस है। ठीक है, गैर अभिक्रियाशील। ठीक है। अब नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। कम प्रतिक्रियाशील, नाइट्रोजन गैस बहुत स्थिर होती है और अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करने में बहुत कम सक्रिय होती है। ठीक है। नंबर 2, वह संयोग करने के लिए उच्च तापमान या दबाव की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन अन्य तत्वों के साथ उच्च तापमान या दबाव पर ही प्रतिक्रियाशील बनती है। नंबर 3, नाइट्रोजन का यौगिक। नाइट्रोजन आसानी से अपने साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। आसानी से किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ ही अपना तत्व बनाता है। अन्यथा और किसी के साथ इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, यह एक खतरनाक गैस है जो वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। अमोनिया, यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। अमोनिया का उपयोग उर्वरक, शीतलन और रसायन उद्योग में किया जाता है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, ठीक है, यह एक विषैला गैस है और रासायनिक उद्योग में उपयोगी होता है। नाइट्रेट बनाती है। ये अम्लीय यौगिक होते हैं जो पौधों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नाइट्रेट, ठीक है, ये खनिज लवण का काम करते हैं पौधों के लिए। नाइट्रोजन का जैविक महत्व क्या है कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। नाइट्रोजन सभी जैविक अणुओं जैसे अमीनो एसिड और प्रोटीन का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है। DNA और RNA, नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड्स का एक हिस्सा है जो DNA और RNA के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन चक्र,
नाइट्रोजन चक्र पृथ्वी पर नाइट्रोजन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें नाइट्रोजन का परिवर्तित होना शामिल है और जीवों द्वारा उपयोग करना शामिल है। कैसे नाइट्रोजन जो है परिवर्तित होती है, जैसे नाइट्रेट बदल जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बदल जाती है, ठीक है। और जीवों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, कैसे, खनिज लवण के माध्यम से, ठीक है। अब नाइट्रोजन के उपयोग क्या हैं? नाइट्रोजन के उपयोग होते हैं उर्वरक बनाने में, तरल नाइट्रोजन बनाने में, वायु संयंत्र बनाने में और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का संयोजन करने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो उर्वरक कैसे बनता है कि ये उर्वरक जो है, नाइट्रोजन का प्रमुख उपयोग उर्वरकों में होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, ठीक है। यूरिया में जैसे वो 50% फिर 60% जो है वो नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तरल नाइट्रोजन का उपयोग चिकित्सा, खाद्य उद्योग और शीतलन में किया जाता है, यानी रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। ये त्वचा या कोशिकाओं को ठंडा करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। वायु संयंत्रों में कि नाइट्रोजन का उपयोग वायुमंडलीय दबाव में कम गैसों को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का संयोजन करके अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, जो उर्वरक के रूप में काम करता है। अमोनिया भी जो है वो उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है खेतों में। अब हम नेक्स्ट तत्व के बारे में पढ़ते हैं, जो है फास्फोरस। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक P है और परमाणु क्रमांक 15 है। यह जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये DNA और RNA और कोशिका झिल्ली और ऊर्जा स्थानांतरण के लिए ATP का मुख्य घटक है, ठीक है। क्या है ये कि ये DNA RNA कोशिका झिल्ली और ऊष्मा जो ऊर्जा स्थानांतरण के लिए बहुत ही उपयोगी घटक है, ठीक है, फास्फोरस। अब फास्फोरस के भौतिक गुण कैसे होते हैं कि फास्फोरस के जो है वो दो रूप मुख्य रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। तो सफ़ेद फास्फोरस जैसे होता है, मोम जैसा होता है और हल्के पीले रंग का होता है। लाल फास्फोरस गहरे लाल रंग का होता है और स्थिर रहता है, ठीक है, ये अभिक्रिया नहीं करता। घुलनशीलता, सफ़ेद फास्फोरस पानी में अघुलनशील होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 में घुलनशील होता है। और फास्फोरस जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका पिघलने का बिंदु जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस और उबलने का है वो है 280 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फास्फोरस के रासायनिक गुण, तो प्रतिक्रियाशीलता इसकी देखते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है और वायु के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगता है, ठीक है। फास्फोरस को कभी भी आप जो है नॉर्मली ऐसे खुले में नहीं रख सकते, ये जल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर फास्फोरिक ऑक्साइड बनाता है, P4O10 बनाता है फास्फोरिक ऑक्साइड, ठीक है। फास्फोरस के मुख्य प्रकार कि सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस क्या होता है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है और जल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये वायु में जल सकता है। लाल फास्फोरस क्या होता है कि अपेक्षाकृत जो है सफ़ेद फास्फोरस की अपेक्षाकृत स्थिर और उपयोग में सुरक्षित होता है। इसे जो है माचिस और आतिशबाजी बनाने में उपयोग किया जाता है, किसका? लाल फास्फोरस का। काला फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस ग्रेफाइट जैसा दिखता है और सबसे स्थिर होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, बिल्कुल, ठीक है। फास्फोरस के यौगिक कौन से हैं कि फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4, यह जो है उर्वरकों और रसायन उद्योग में उपयोगी होता है। और इसका यौगिक है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और है इसका यौगिक कौन सा? फॉस्फिन। तो फॉस्फिन एक विषैली गैस है जो कृषि और रासायनिक उद्योग में उपयोगी है, ठीक है। फास्फोरस का जैविक महत्व क्या है कि ये DNA और RNA का निर्माण करता है। फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड्स यानी DNA और RNA का हिस्सा होता है। ATP क्या है कि ऊर्जा स्थानांतरण में उपयोगी होता है जिसमें फास्फेट समूह होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली, फास्फोलिपिड्स कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट जो है हड्डियों और दांतों की कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है।
फास्फोरस के उपयोग फास्फोरस के उपयोग हैं उर्वरक उपयोग, माचिस और आतिशबाजी में उपयोग, रसायन में उद्योगों में उपयोग होता है और सैनिक उपयोग। सैनिक क्या हुआ है, सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग शुद्ध सामग्री में युद्ध सामग्री में किया जाता है क्योंकि ये जलने पर धुआं उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हैलोजन के लिए। हैलोजन जो होते हैं आवर्त सारणी में के समूह 17 में स्थित तत्वों का समूह है। इन तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन शामिल हैं। ठीक है, हैलोजन शब्द का अर्थ है लवण बनाने वाला, क्योंकि ये तत्व धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके साल्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, हैलोजन का जो शब्द है उसका मतलब है लवण बनाने वाला, यानी साल्ट का निर्माण करते हैं। कैसे? धातुओं के साथ अपक्रिया करके। इनके हैलोजेंस के रासायनिक गुण क्या हैं कि उच्च प्रतिक्रियाशील होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इनकी, ऑक्सीकरण क्षमता इनकी हाई होती है। ठीक है, ये जैसे उच्च प्रतिक्रियाशील, जैसे कि फ्लोरीन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है और एक ऑक्सीकरण करने वाला सबसे मजबूत एजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तत्व उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं जिसमें फ्लोरीन सबसे अधिक अधिक और एस्टेटीन सबसे कम होता है। ऑक्सीकरण क्षमता, ये ऑक्सी आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। ठीक है, हैलोजन के प्रमुख यौगिक कौन से हैं कि हैलोजन के प्रमुख यौगिक हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड्स और इंटर हैलोजन यौगिक। हैलाइड्स कौन से हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे HCl। ठीक है, और हैलाइड्स कौन से हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। और इंटर हैलोजन यौगिक है जैसे ClF3। ठीक है, तो ClF3 जैसे कि क्लोरीन फ्लोराइड। ठीक है, अब हम समझते हैं हैलोजेंस के उपयोग। हैलोजेंस के उपयोग होते हैं, जैसे हैलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन का उपयोग होता है वो पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक बनाने में और ब्लीच बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो भी बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फ्लोरीन क्या है कि फ्लोरीन टेफ्लॉन, फ्लोरोकार्बन और दंत चिकित्सा में फ्लोराइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन जो है वो फोटोग्राफी, आग रोधक यौगिक और कीटनाशकों में उपयोग किया जाता है ब्रोमीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में और थायराइड के लिए उपयोग किया जाता है। थायराइड के लिए इलाज के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। निष्क्रिय गैसें यानी नोबेल गैस। नोबेल गैस के बारे में समझते हैं। नोबेल गैस जो है आवर्ती सारणी में 18वें ग्रुप में स्थित तत्वों का एक समूह है। इन्हें महान गैस या इनर्ट और नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। ये गैसें अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन सेल को पूर्ण यानी ऑक्टेट नियम जो है वो रखने के कारण ये स्थिर रहती हैं। इनके बाहरी सेल में, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है। इसमें सब में 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं नोबेल गैसेस। तो निष्क्रिय गैसेस कौन कौन सी हैं? जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान और आग्नेसान। आग्नेसान जो है ओजी, इसे हाल ही में खोजा गया है और ये कृत्रिम तत्व है। ठीक है, इनके प्राकृतिक स्रोत और उपस्थिति समझते हैं कि हीलियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व के विघटन से निर्मित होती है। हीलियम कब होती है कि रेडियोधर्मी तत्व होता है, जैसे ट्रेटियम जो होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब जलता है अधिक अधिक टेम्परेचर और उसमें क्या नाम टेम्परेचर पे, तो ये जल के क्या होता है, हीलियम का निर्माण करता है और ये तभी ये हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में पाया जाता है ये हीलियम। नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जेनान वायुमंडल में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। ठीक है, उपस्थित हैं। रेडॉन क्या है? रेडॉन एक रेडियोधर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम और रेडियम के विघटन से बनता है। रेडॉन कैसे बनता है? रेडियो रिएक्टिव जो तत्व होते हैं जैसे यूरेनियम और रेडियम के विघटन से बनता है, यानी फिजन से जब रेडियोधर्मी तत्व जो है वो टूटते हैं तब क्या बनता है? रेडॉन। ठीक है,
अब निष्क्रिय गैसों के उपयोग क्या है कि उपयोग जैसे हीलियम का है। हीलियम का उपयोग जो होता है वो गुब्बारों और एयरशिप को भरने में, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और क्रायोजेनिक्स में हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नियॉन का उपयोग बल्ब और विज्ञापन संकेतों में किया जाता है। आर्गन का उपयोग वेल्डिंग और प्रकाश बल्बों में निष्क्रिय वातावरण के लिए किया जाता है। किसका? आर्गन का उपयोग। क्रिप्टान का उपयोग उच्च प्रदर्शन वाली लाइटिंग और लेजर लाइट में उपयोग होता है क्रिप्टान का। जिनान का उपयोग फ्लैश लैंप और आर्क लाइट और प्रोपल्सन सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिनॉन का। रेडॉन क्या है? रेडॉन रेडियोधर्मी स्रोतों में उपयोग किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक होता है। ठीक है। अब इनके बारे में, नोबेल गैसेस के बारे में विशेष तथ्य क्या है कि हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, क्योंकि ये सूर्य जब चमकता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीलियम की जो प्रचुरता होती है। ठीक है। हीलियम बहुत ज़्यादा बनता है। हाइड्रोजन जब जलता है तभी तो हीलियम बनाता है। इसी के कारण जो है ये जो सूरज जो है और सूरज, चंद्रमा, ये तारे जो है वो चमकते हैं। ठीक है। तो हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। नियॉन क्या है? नियॉन बिजली के डिस्चार्ज से चमकता है और इसका उपयोग नियॉन लाइट्स में होता है। आर्गन, ये वायुमंडल में तीसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। ये लगभग 1% के मात्रा में पाई जाती है। रेडॉन एकमात्र रेडियो एक्टिव और निष्क्रिय गैस है। रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव तो है लेकिन निष्क्रिय गैस है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर एक गैर धात्विक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक जो है वो S है और इसका परमाणु क्रमांक 16 है। यह आवर्त सारणी के 16 यानी चाल्कोजेंस में स्थित है। ये सल्फर प्रकृति में बहुतायत पाया जाता है और जीवन, उद्योग और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? सल्फर। अब सल्फर के बारे में हम रासायनिक गुण इसके समझते हैं कि प्रतिक्रियाशीलता इसकी जो है वो सल्फर धातुओं और अधातुओं के और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये प्रतिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर के प्रमुख यौगिक कौन से हैं? कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा में ये सहायक होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करती है। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक विषैली गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? उद्योगों में रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है। ये भी सल्फर के यौगिक है ये। ठीक है। अब सल्फर के भौतिक रूप जिसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स क्या है कि रंबिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। तो रंबिक सल्फर जो होता है ये सल्फर का सबसे स्थिर रूप है और मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है वो उच्च तापमान पर बनता है। प्लास्टिक सल्फर जो है वो लचीला और एमोफोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सल्फर के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में मुक्त रूप से पाया जाता है। सल्फाइड खनिजों जैसे गैलेना और जिंक ब्लेड में होता है सल्फर। ठीक है। सल्फेट खनिज जैसे जिप्सम में पाया जाता है। गैस और तेल क्षेत्र में सल्फर का निष्कर्षण होता है। गैसीय और तेल वाले जो क्षेत्र होते हैं उन पे वहाँ से सल्फर निकलती है। ठीक है। अब सल्फर का जैविक महत्व क्या है कि ये सल्फर जो है प्रोटीन में इस्तेमाल होता है कि सल्फर सिस्टीन और मेथियोनिन जैसे एमिनो एसिड का हिस्सा है। ठीक है। सल्फर क्या है? प्रोटीन में एमिनो एसिड जैसे का हिस्सा है। ठीक है। विटामिन में सल्फर थायमिन और बायोटीन जैसे विटामिन में पाया जाता है। ठीक है। जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं करता है। सल्फर युक्त एंजाइम और यौगिक कोशिकाओं की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। तो सल्फर का पर्यावरणीय प्रभाव समझते हैं कि ये अम्लीय वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वैसा है। अम्लीय वर्षा इसी के कारण होती है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड वायुमंडल में जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं जिससे अम्लीय वर्षा होती है और ये वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाली सल्फर गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं।
अब इसके बारे में विशेष तथ्य समझते हैं कि सल्फर प्राचीन काल से ज्ञात तत्वों में से एक है। यह एक आवश्यक पोषक तत्व है जो पौधों और जानवरों के लिए आवश्यक है। सल्फर का उपयोग कागज, कपड़ा और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में उपयोग होता है। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है कि सल्फर एक बहुउपयोगी तत्व है जो जीवन, पर्यावरण और उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विविध यौगिक और अनुप्रयोग इसे रसायन विज्ञान और जैव रसायन दोनों में विशेष बनाते हैं, जबकि ये नुकसानदायक भी है। अम्लीय वर्षा के लिए भी उपयोग मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और ये वायु प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। ठीक है। अब हम समझते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन एक महत्वपूर्ण गैर धातु तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक 6C है और इसका परमाणु क्रमांक 6 है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक यौगिकों का मुख्य घटक है और इसका उपयोग उद्योग, जीवन और पर्यावरण में व्यापक रूप से होता है। कार्बन का नाम लैटिन शब्द कार्बो अर्थात कोयला से लिया गया है। ठीक है। कार्बन के रासायनिक गुण समझते हैं कि प्रतिक्रियाशीलता के बारे में समझते हैं कि कार्बन अपेक्षाकृत स्थिर होता है लेकिन उच्च तापमान पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं करता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। ठीक। कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से हैं? एलोट्रॉप्स हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्लासी कार्बन। हीरा क्या है कि सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। यह कार्बन परमाणु के साथ 4 सहसंयोजी बंधन बनाता है। ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है कार्बन के परमाणु परतों में व्यवस्थित होते हैं और ये बिजली का सुचालक होता है। फुलरीन जो है वो कार्बन परमाणुओं का गोलाकार या नलिका आकार होता है। ठीक है। ये नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोगी होता है। ग्लासी कार्बन कार्बन जो है एमोफोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। कार्बन के प्रमुख यौगिक कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बनिक एसिड और एल्डिहाइड्स। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। मीथेन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन अम्ल और कार्बन एल्डिहाइड जैसे एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है। कार्बन का जैविक महत्व क्या है कि यह जीवन का आधार है। कार्बन सभी जैविक प्रोटीन जैसे कार्बन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड का मुख्य घटक है। ठीक है। ऊर्जा का स्रोत। कार्बन युक्त यौगिक ग्लूकोज जैसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। पर्यावरण चक्र में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कार्बन चक्र पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करता है, इकोसिस्टम को संतुलित करता है ये। ठीक है। कार्बन के विशेष गुण, ये सहसंयोजकता, 4 बंधनों की क्षमता और बहुरूपता इसके विशेष गुण हैं। तो सहसंयोजकता क्या है कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबे समय और जटिल श्रृंखलाएं बनाता है, लंबी और जटिल श्रृंखलाएं बनाता है, जैसे बेंजीन हो गई। ठीक है। हीरा जो है वो कार्बन का ही एक रूप है और इसमें सहसंयोजक जो बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं। ठीक है। अब 4 बंधनों की क्षमता। कार्बन 4 सहसंयोजी बंधन बना सकता है। बहुरूपता यानी एलोट्रोपी, यह विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है कार्बन। ठीक है। अब हम जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आने वाले प्री एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में समझते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ाया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हम जो बताएंगे वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है। जल की कठोरता। जल की कठोरता का उपयोग किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी साधारण नमक, ऑप्शन बी पीओपी, ऑप्शन डी विनेगर। तो जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग किए करके किया जा सकता है। तो धावन सोडा जो है, धावन सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे धावन सोडा कहते हैं। इसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O। ठीक है। इसका अन्य उपयोग जो है कांच, साबुन और अन्य कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडा का। तो धावन सोडा का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी मेथेन। तो हाइड्रोजन गैस की ऊर्जा का मान यानी कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ठीक है। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में कहाँ पे होती हैं। ठीक है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन से नीचे, ऑप्शन बी हाइड्रोजन से ऊपर, ऑप्शन सी हाइड्रो ऊपर या नीचे, ऑप्शन डी धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, ठीक है, एसिड या पानी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा कैल्शियम जैसे तत्व बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और वे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। बनाने के लिए ठंडे पानी से भी अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे तत्व को भी सक्रिय धातुओं के रूप में माना जाता है और ये ऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ठीक है। ये भाप के साथ अपक्रिया करते हैं और जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में कम अपक्रियाशील होती हैं, अतः ये पानी या एसिड की हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं कर सकती। तो कौन कौन सी कर सकती हैं? जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और कैल्शियम जैसी धातुएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन को अलग कर देती हैं। ठीक है। इन्हें ठंडे पानी में अपक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन से ऊपर इनकी अपक्रियाशीलता होती है और ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन को अलग कर देती हैं। ठीक है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए विस्थापन प्रक्रिया, ऑप्शन बी मिश्रण अभिक्रिया, ऑप्शन सी संकलन अभिक्रिया, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्रियाशीलता के क्रम में जुड़ना संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक मुख्य लक्षण है। वनस्पति तेलों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है और यह क्रिया जो है हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जैसे वनस्पति तेल पर अगर 3 हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। कौन से टेम्परेचर पे? 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। और निकेल धातु जो होती है उसके साथ में अपक्रिया कराने पर ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज संकलन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन को अगर रखते हैं तो लिखते हैं O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं इसमें। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में यानी 0.02% में पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन बचाती है। ठीक है। जहाँ इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है, यह समुद्री वायु में उपस्थित होती है। पर ओजोन जो होती है वो समुद्री वायु में उपस्थित होती है। 2O ऑक्सीजन के किस रूप को निरूपित करता है? ठीक है। 2O अगर लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन के किस रूप को निरूपित कर रहा है? ऑप्शन ए आयनों को, ऑप्शन बी परमाणुओं को, ऑप्शन डी अणुओं को, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑक्सीजन पी ब्लॉक का एक तत्व है जिसकी खोज जे प्रीस्टले ने और CW सैले ने की थी। ठीक है। यह वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में मिलती है। 2O ऑक्सीजन तत्व के 2 परमाणुओं को दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो खाद्य सामग्री के पैकेटों में को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील तत्व है। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायन, उदाहरण के लिए कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण में उपयोग होता है। जहां अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहां भी इसका उपयोग होता है। जैसे लोहा, स्टील उद्योग और अभिक्रियाशील रसायन जैसे अक्रिय तनुकारी। ठीक है। अभिक्रियाशील रसायनों के लिए द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए
प्रशीतक के रूप में कार्य सर्जरी में होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। ठीक है, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। तो ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, तो इसका अगर PbNO3 का अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। आमतौर पर यह रंगहीन क्रिस्टल सफ़ेद या पाउडर के रूप में होता है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर किया जाता है तो उस वक्त लाल भूरे रंग की गैस निकलती है जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न क्या करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन और वाटर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर, ऑप्शन सी अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ऑप्शन डी अमोनिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर करेंगे अभिक्रिया वो गर्म करेंगे तापीय अपघटन के दौरान जो है वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो और वाटर, तो राइट ऑप्शन इज बी। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए ओसवाल्ड प्रक्रिया, ऑप्शन बी हाल प्रक्रिया, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट प्रक्रिया, ऑप्शन डी हैबर प्रक्रिया। तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। प्रिस्टले ने बताया था कि अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। किसको? अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस मिलती है। तो ऑक्सीजन अमोनिया का निर्माण जो है वो हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो लाफिंग गैस हमने सुना होगा कि जो कई तरीके से मतलब हथियार के रूप में समझ लो काम करती है लाफिंग गैस। ठीक है, तो लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं। N2O5 है ना, N2O5 को हम कहते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। N2O इसका रासायनिक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध यानी पंजेंट ऑर्डर होती है? ठीक है, ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो अमोनिया गैस की खोज प्रीस्टले ने की थी। यह नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक है। यह अपनी विशेष तीक्ष्ण गंध यानी पंजेंट ऑर्डर के कारण सहजता से पहचानी जा सकती है। ठीक है, अमोनिया विभिन्न उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रमुख संगठन है। बर्फ़ बनाने के कारखानों में इसको रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। अमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसकी जो है एक तीखी गंध होती है जिसकी वजह से इसको पहचान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% यानी 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो नाइट्रोजन जो है ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है। इसके पश्चात ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये वायुमंडलीय गैसों का हमने परसेंटेज बता दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो हैनिग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी एवं फार्मासिस्ट थे जिनका जन्म 1630 में हुआ था और 1710 के आसपास मृत्यु हो गई थी। इन्होंने फास्फोरस की खोज की थी। हैनिग ब्रांड जो थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने फास्फोरस की खोज करी थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए खराब होने से बचे, ऑप्शन बी आग पकड़ने से बचे, ऑप्शन सी स्थायित्व सुनिश्चित हो, ऑप्शन डी बच्चों की पहुंच से दूर रहे। तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से ये बच जाए। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है, यह विषैला पदार्थ होता है, यह जल में अघुलनशील किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है, यह हवा में स्वतः जल जाता है, अतः इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। किसको? फास्फोरस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीलियों में अब क्या उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। माचिस बनाने के लिए फास्फोरस के साथ फास्फोरस डाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। माचिस की तीलियों के लिए चीड़ की लकड़ी का उपयोग होता है, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट, रेडलेट, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। माचिस की तीलियां किसकी बनती हैं? चीड़ की लकड़ी की, और लाल फास्फोरस इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणुविकता के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भविष्य में आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस जो हम आज बता रहे हैं। ऐसा करते हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। तो फास्फोरस की परमाणुविकता की बात कर रहे हैं। तो फास्फोरस की परमाणुविकता 4 होती है तथा इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। फास्फोरस एक ठोस अधात्विक तत्व है। यह एक विषैला होता है और इसके संपर्क में आने वाले मनुष्यों में फास-जा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? फास-जा, जिसमें जबड़े की हड्डियां गलने लगती हैं। यह अंधेरे में चमकता है। वायु के संपर्क में आने पर इसमें इसका मंद गति में दहन हो जाता है, परंतु वायु में गर्म करने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। ये फास्फोरस की जो फास्फोरस का जो जिसके बारे में फास्फोरस की जो अरे भौतिक गुण हैं, इसके बारे में हमने बता दिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी मीथेन। तो उपरोक्त में आर्गन, हीलियम और आर्गन, हीलियम एक परमाणुक, जबकि फ्लोरीन द्विपरमाणुक तथा मीथेन जो है बहुपरमाणुक होते हैं। तो फ्लोरीन जो है हमेशा F2 की पोजीशन में पाया जाता है। जैसे O2 पाई जाती है, जैसे वैसे ही हाइड्रोजन पाया जाता है और फ्लोरीन भी वैसे ही पाया जाता है। ये सिंगल यौगिक नहीं पाया जाता, मतलब सिंगल पार्ट इसका परमाणु जो है वो नहीं पाया जाता। ये हमेशा द्विपरमाणुक के रूप में पर्यावरण में उपस्थित होगा। ठीक है, मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी बासिंग सोडा, ऑप्शन सी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसे विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। इसे क्लोरीन की इससे क्लोरीन की तीक्ष्ण गैस निकलती है। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 का निर्माण बुझे चूने पर क्लोरीन की अपक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। बुझे चूने पर अगर क्लोरीन की अपक्रिया कराएंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस मिलती है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग क्लोरोफार्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी धुलाई सोडा। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इसका उपयोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से
इनमें प्रयोग नहीं होता। किस में प्रयोग नहीं होता? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी मिक्सर और चक्की, ऑप्शन बी सी एयर कंडीशनर, ऑप्शन डी पैकिंग। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग मिक्सर और चक्की में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं। इनका व्यापारिक नाम जो है फ्रेयान होता है। ठीक है, ये हमें रेफ्रिजरेटर, पैकिंग सामग्री और एयर कंडीशनर में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, CFC जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, समताप मंडलीय ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। ये ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, जो ओजोन परत जो खत्म हो रही है ना, उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो होती हैं वो बहुत अधिक जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी गैलियम। ठीक है, तो कौन सी एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ये गहरे लाल रंग की होती है, इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका रासायनिक संकेत Br है। इसका परमाणु क्रमांक 35 और द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो है 79.909, यानी 80 के लगभग होता है। ठीक है, ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ है। इसकी वाष्प आँख, नाक और गले को हानि पहुंचाती है। अगर इसकी जो स्किन पे अगर ये गिर जाए तो यह स्किन के ऊतकों को, ये टिश्यूज़ को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ब्रोमीन एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। ठीक है, और ये जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड और अमोनियम ऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कार्बनिक यौगिक एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणुओं से बनता है। इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट, प्रणोदक और विलायक के रूप में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इससे ओजोन परत का नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेय पदार्थ और पदार्थों की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन पेरोक्साइड का जो है एक गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और अमोनियम ऑक्साइड पानी, शराब आदि के समाधान में इस्तेमाल किया जाता है अमोनियम ऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो उपयुक्त गैसों में क्लोरीन गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है। ठीक है, क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गैस होती है। इसे गैस के हरे पीले रंग का कारण इसमें रंग इस गैस का कलर जो होता है वो लगभग हरा और पीले रंग के कारण इसका नाम क्लोरीन रखा गया है। ठीक है, इसका नाम इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और पेयजल को शुद्ध करने में तथा कीटनाशक के रूप में, मस्टर्ड गैस आदि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन का। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जो होती है वो रंगहीन और गंधहीन नहीं होती है। ये एक दम घोटने वाली तीखी गंध होती है इसकी, और ये हरे पीले रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी रंगहीन, ऑप्शन सी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, ऑप्शन डी लाल भूरा। ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन एथिल अल्कोहल में घुलकर भूरे रंग का आयोडीन टिंचर व्यंजन बनाती है, जिसका उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ठोस आयोडीन जो आयोडीन है वो हमारे घेंगा रोग के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका रंग जो है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल गैस का आयनन विभव क्या है? ठीक है, नोबेल गैस का आयनन विभव बताना है। ऑप्शन ए एक अवधि, एक पीरियड है, एक पीरियड में अधिकतम होती है। ऑप्शन बी एक अवधि में न्यूनतम होता है। ऑप्शन सी एक अवधि में अधिकतम या न्यूनतम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी तत्व के एक
विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे तत्व का आयनन विभव कहते हैं। किसे कहते हैं? कि किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व का आयनन विभव कहते हैं। उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैसेस की आयनन ऊर्जाओं का मान काफ़ी अधिक होता है। प्रत्येक उत्कृष्ट गैस का आयनन ऊर्जा अपने आवर्त में सबसे अधिक होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं ये। समूह में आगे बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लभ गैसेस यानी रेयर गैसेस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। क्यों होती हैं? ये अक्रियाशील होती हैं, वो क्यों होती हैं? वे मोनोस्टोमिक होती हैं। ऑप्शन बी, वे उनकी आयनन क्षमता कम होती है। ऑप्शन सी, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। ऑप्शन डी, उनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। ठीक है, तो दुर्लभ गैस यानी जो रेयर गैसेस होती हैं, गैसों को इनको जो है अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि ये साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं। इनका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थिर रहता है और वे हमेशा मुक्त अवस्था में रहती हैं। समस्त अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि रंगहीन तथा गंधहीन और स्वादहीन गैसेस होती हैं। ठीक है, तो ये जो है सामान्यतः जो है अक्रिय होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? ऑप्शन ए जिनॉन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी आर्गन। तो जिनान एक रासायनिक तत्व है जिसको अनोखा गैस या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतीक Xe तथा परमाणु क्रमांक 54 है, यानी 54 है। इसका उपयोग फ्लैश लैंप तथा आर्क लैंप में किया जाता है। जिनॉन गैस जो होती है वो अजनबी गैस कहलाती है और इसका उपयोग फ्लैश लैंप और आर्क लैंप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है? ठीक है, ऑप्शन ए रेडॉन, ऑप्शन सी बी आर्गन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो रेडॉन रेडियोधर्मी प्रकृति की एक निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी के समूह नंबर 18 में 6 निष्क्रिय गैसें हैं जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन है। रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव प्रकृति की गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रबड़ को जो ताकत प्रदान होती है उसमें क्या है कि सल्फर से ताप उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रेशन, ऑप्शन बी इंसनरेशन, ऑप्शन सी वल्कनाइजेशन, ऑप्शन डी दहन या कंबसन। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या किसी प्रकार का कोई अन्य पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। रबड़ जो है अधिक टिकाऊ बन जाती है। टायर, जूतों के स्रोत, हॉज पाइप, हॉकी व अन्य सामान बनाने में वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया यूज में आती है। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन से क्या होता है कि रबड़ की ताकत जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी लोहा। तो गंधक एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज होते कैसे हैं? कि अधात्विक खनिज उनको कहते हैं जिन खनिज पदार्थों में लौह धातु या धात्विक अंश नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ये मतलब इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, पोटास और अभ्रक आदि। ठीक है, धात्विक खनिज कौन से होते हैं? ऐसे खनिज जिनमें धात्विक अंशों की प्रधानता होती है, ऐसे धात्विक खनिज खनिज के अंतर्गत रखा जाता है। धात्विक खनिज ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं यानी कंडक्टर होते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है? वो है गंधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं। सल्फर, सल्फर को जैसे लिखते हैं तो S8
ठीक है। और फ्लोरीन को, इसे फ्लोरीन कहते हैं। फ्लोरीन को जो है C60, ठीक है। बोरान B12, सभी उत्कृष्ट गैसें एक एक परमाणु होती हैं, जैसे हीलियम। उत्कृष्ट गैसें जैसे नोबेल गैसें जो जिसे कहते हैं वो होती हैं, वो एक परमाणु गैसें होती हैं, ठीक है। और ये बहुपरमाणु किसमें कौन सा है, वो है सल्फर, ठीक है। तो उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं, हीलियम, आर्गन, नियान आदि जो होती हैं वो एक परमाणु होती हैं। सोडियम एक परमाणु तत्व है तथा ऑक्सीजन जो है वो द्विपरमाणु तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन बी सी यूनानी, ऑप्शन डी मैंडेरियन। तो सल्फर जो है S1632 एक रासायनिक अधातु तत्व है। इसका नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सल्लपुर से हुई है। यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त तथा 16वें ग्रुप में रखा गया है। ये पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। तो सल्फर जो है उसका नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है तथा पारदर्शी रत्न है, ठीक है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली ढंग से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं एवं एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त नहीं होता है या स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए जो हीरा होता है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें अगर हीरे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा और हीट भी इसमें असर नहीं करती है, ठीक है। तो हीरा में जो मुक्त बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक भी नहीं होते हैं, यानी राइट ऑप्शन इज ए जो कि शून्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कौन सा तत्व जो है आग को बुझाता है? ऑप्शन है O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया कराकर CO2 गैस तैयार की जाती है। इसकी प्रकृति एसिडिक होती है और सोडा वाटर तथा पेयजल पदार्थों में, कोल्ड ड्रिंक में अधिक दाब पर CO2 गैस घुली रहती है। सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि अत्यधिक दाब पर CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। इसके जलीय घोल को कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 तथा ठोस को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज बी CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस को बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अपने अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो कार्बन जो है वो C612 में श्रृंखलन यानी कंटेनेशन की नामक एक विशेष गुण पाया जाता है। इसमें श्रृंखलन नामक का एक गुण पाया जाता है। इस गुण के कारण यह सहसंयोजी बंध के द्वारा समान परमाणुओं के साथ आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला या रिंग बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन के इस गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे अधिक है। जिसके उपरूप हैं, क्या हैं उपरूप? जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये सब कार्बन के ही रूप हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है, वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? ठीक है। ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी कार्बन ब्लैक, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो कोक को मुख्यतः कोयले के प्रभंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कोयले से प्राप्त किया जाने वाला ठोस ईंधन है। इसमें लगभग 80 से 85% कार्बन होता है। कोक का प्रयोग धातु अयस्कों को धातु से निकालने में अपचयन एजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
कोक के प्रयोग से जल गैस एवं प्रोड्यूसर गैस जैसे ईंधन भी बनते हैं। कोक का ऊष्मीयमान कोयले के ऊष्मीयमान से अधिक होता है। तो कोक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? ऑप्शन ए चाक, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन सी डोलमाइट। ठीक है, आरआरबी एएलपी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस जो है हम बता रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वही हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है जो रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। अर्थात हीरा कार्बन का यौगिक ना होकर कार्बन का ही एक शुद्ध रूप है। ठीक है, हीरा के प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। हीरे में क्या है कि हीरे में जो प्रत्येक कार्बन होता है वो अपने अन्य कार्बन यौगिक के साथ, कार्बन जो परमाणु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ होता है और ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, ये प्योरेस्ट कार्बन है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, वो है हीरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फुलरीन, फुलरीन इनमें से किसका अपरूप है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। तो फुलरीन कार्बन का अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से षटफलाकार या पंचभुजाकार, जो मतलब 6 भुजाएं होती हैं उनको षटफलाकार कहते हैं, 8 भुजाएं, और पंचभुजा यानी 5 भुजाकार रूप में जुड़ा होता है। ये पिंजरा नुमा जो है वो संरचना बनाते हैं। इस सन 1985 में H.W. क्रोटो, R.E. स्मेले तथा R.F. कर्ल ने फुलरीन की खोज करी थी। फुलरीन जो है वो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी जिप्सन, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी हीरा। तो ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न होते हैं वो आइसोट्रोप्स कहलाते हैं। ठीक है, या अपरूप कहलाते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। जबकि हीरे की संरचना अलग होती है और फुलरीन की संरचना अलग होती है और ग्रेफाइट की संरचना अलग होती है। तो क्या कहते हैं, हीरा जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बने रहें। कृपया चैनल को सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये चैनल जो आरआरबी के लिए, आरआरबी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें साइंस से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स से रिलेटेड हमने वीडियोज़ बनाए हैं जो आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।